Good afternoon, friends. Welcome to our YouTube channel Mechanical Engineering Classes. I am Prince त्यागी, lecturer Mechanical. Friends, जो आज का वीडियो है इसमें हम जो मल्टी चॉइस क्वेश्चंस होते हैं या ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जो होते हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे जिस टाइप के क्वेश्चन हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आते हैं वो हम इस वीडियो में आज डिस्कस करेंगे। सो फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे हमारी जो लेटेस्ट वीडियो है उनका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो ये पूरा क्वेश्चन का सेट है उसमें हमने 40 क्वेश्चंस रखे हैं। पार्ट ए है जीके और करंट अफेयर्स का, जिसके 10 क्वेश्चन है। दूसरा पार्ट है रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड, उसमें भी 10 क्वेश्चन है। और तीसरा पार्ट है हमारा मैकेनिकल इंजीनियरिंग का जो सब्जेक्ट है उससे, जिसके हमने 20 क्वेश्चंस रखे हैं। सभी यहाँ पर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है और सभी का एक ही आंसर सही है। सो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। पहले पार्ट ए से जो है हमारा जीके और करंट अफेयर्स। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, राइट टू फ्री एजुकेशन इज पार्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग राइट्स। तो जो राइट टू फ्री एजुकेशन है, यानी कि जो मुफ्त शिक्षा का जो अधिकार है, वो कौन से अधिकारों के अंतर्गत आता है। तो हमारे पास चार ऑप्शन है, राइट टू लाइफ, राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। तो फ्रेंड्स, आप अपने जो कमेंट्स में लिख सकते हैं अपने आंसर, साथ साथ हम फिर उसके बाद बताते भी जाएंगे। सो इस क्वेश्चन का आंसर है 1, राइट टू लाइफ। तो जो राइट टू लाइफ जो है, जीवन के जो अधिकार हैं, उसके तहत आता है हमारा मुफ्त शिक्षा का अधिकार। और ये कौन से आर्टिकल के अंतर्गत है? ये है आर्टिकल 21 के अंडर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्क्रिप्शन इज और आर रिलेटेड टू सतवाहना पीरियड। तो जो ये नीचे नाम दिए गए हैं, नानाघाट, नासिक या ए और बी दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं, तो ये जो शिलालेख हैं, ये इनमें से कौन से शिलालेख सतवाहन पीरियड के हैं? फ्रेंड्स, का जो सही आंसर है वो है थर्ड, यानी कि ए और बी, यानी कि नानाघाट और नासिक दोनों ही शिलालेख जो हैं वो सतवाहन काल के शिलालेख हैं या इंस्क्रिप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू इंट्रोड्यूस ओक टसर इंडस्ट्री। भारत का पहला राज्य जिसमें ओक टसर इंडस्ट्री की शुरुआत की गई है। हमारे पास ऑप्शन है मणिपुर, उड़ीसा, असम, केरला। फ्रेंड्स, इसके आंसर आप लिख सकते हैं कमेंट्स में। इसका सही आंसर है मणिपुर। तो मणिपुर हमारे देश का पहला राज्य है जहां पर ओक टसर इंडस्ट्री शुरू की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग नेशनल पार्क ऑफ इंडिया जनरली हैज ओनली ट्रॉपिकल क्लाइमेट। ट्रॉपिकल क्लाइमेट, उष्ण कटिबंधीय जो वातावरण होता है उसको हम बोलते हैं ट्रॉपिकल क्लाइमेट। तो इनमें से कौन सा जो नेशनल पार्क है, और जो ऑप्शन है हमारे पास, कॉर्बेट नेशनल पार्क, नामधापा नेशनल पार्क, इंद्रावती नेशनल पार्क और पिन वैली नेशनल पार्क। तो इनमें से कौन सा नेशनल पार्क जो है उसमें क्लाइमेट हमारा ट्रॉपिकल रहता है या फिर उष्ण कटिबंधीय रहता है साल भर? तो इसका सही आंसर है इंद्रावती नेशनल पार्क। और ये कहां पे है? इंद्रावती नेशनल पार्क है हमारा छत्तीसगढ़ में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ब्लू बेबी सिंड्रोम इज कॉज्ड बाय प्रेजेंस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्ट इन वाटर। तो जो ब्लू बेबी सिंड्रोम, ये एक बीमारी है। ये जब पानी में एक सॉल्ट है उसके घुलने की वजह से होती है। तो कौन सा सॉल्ट है वो हमको बताना है। तो पहला है सल्फेट्स, दूसरा है क्लोराइड्स, तीसरा है नाइट्रेट्स और चौथा है कार्बोनेट्स। इनमें से कौन सा लवण जब पानी में घुलता है या घुला होता है तो ब्लू बेबी सिंड्रोम की बीमारी उत्पन्न होती है? तो इसका सही जवाब है आंसर 3, जो है कि नाइट्रेट्स। तो अगर पानी में नाइट्रेट्स की मात्रा
एक जरूरत से ज्यादा या एक लिमिट से ज्यादा हो जाती है तो उस पानी की वजह से ब्लू बेबी सिंड्रोम नाम की जो बीमारी है वो हो सकती है। नेक्स्ट इज विच कंट्री हैज बीन रिसेंटली इलेक्टेड एज ए मेंबर ऑफ द वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी। हाल ही में वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी में कौन से देश को मेंबरशिप मिली है? और हमारे ऑप्शन है इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड, इंडिया। तो आंसर बताइए फ्रेंड्स। और इसका जो सही जवाब है वो है थाईलैंड, ऑप्शन 3। थाईलैंड को हाल ही में वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी का मेंबर बनाया गया है। नेक्स्ट है हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के बारे में सभी आप जानते होंगे, एनएससी, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में जिसका शॉर्ट फॉर्म है। तो हमारे ऑप्शन है अमरीश आनंद, अशोक चावला, टीपी सुशील, गिरीश चंद्र चतुर्वेदी। तो इन चारों में से कौन एनएससी का नया चेयरमैन है? सो इसका आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन 4 गिरीश चंद्र चतुर्वेदी। ये हमारे न्यूली अपॉइंटेड चेयरमैन है एनएससी के। इन्होंने अशोक चावला जी की रिटायरमेंट के बाद ये पदभार ग्रहण किया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज के फोन प्रोजेक्ट टू बी इंप्लीमेंटेड इन केरला दिस ईयर इज एसोसिएटेड विद। के फोन नाम का एक प्रोजेक्ट है जो कि केरला में इस साल चालू किया जाएगा। तो ये कौन से फील्ड से संबंधित है? तो हमारे पास ऑप्शन है, पहला है आर्ट एंड कल्चर, दूसरा है इंटरनेट एक्सेस, तीसरा है वाटर कंजर्वेशन और चौथा है साइंस। तो फ्रेंड्स इसके आंसर आप बताइए कि के फोन प्रोजेक्ट जो है वो कौन से फील्ड से संबंधित है। और इसका जो सही जवाब है वो है इंटरनेट एक्सेस, जो कि है हमारा ऑप्शन 2। यानी कि जो के फोन प्रोजेक्ट है वो इंटरनेट की जो फैसिलिटी है उसके लिए है। और के फोन का फुल फॉर्म है केरला फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क। यहां से आप देख सकते हैं के फोन का ये फुल फॉर्म है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स ए शॉर्ट वीडियो मेकिंग एप्लीकेशन कॉल्ड टेंगी इज लॉन्च्ड बाय। एक टेंगी नाम का एक एप्लीकेशन अभी लॉन्च किया गया है। तो हमारे पास ऑप्शन है ये माइक्रोसॉफ्ट, फेसबुक, गूगल या फिर एडोब। तो इन चारों में से कौन सी कंपनी ने ये अपना एप्लीकेशन या ऐप लॉन्च किया है? आंसर दीजिएगा फ्रेंड्स। इसका सही जवाब है ऑप्शन 3 गूगल। तो गूगल ने ये ऐप जिसका नाम है टेंगी ये अभी हाल ही में लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे 2020। जो वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे है 2020 इसकी क्या थीम है? हमारे पास ऑप्शन है प्रिसीजन इन मेजरमेंट, मेजरमेंट्स फॉर ग्लोबल ट्रेड, एक्यूरेसी मैटर्स या मेजरमेंट फॉर साइंस। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही है फ्रेंड्स, आप बताइए। इसका सही जवाब है ऑप्शन 2 मेजरमेंट फॉर ग्लोबल ट्रेड। और फ्रेंड्स जो वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे है वो हमारा हर साल 20 मई को बनाया जाता है। तो अगर आपसे कहीं पे पूछा जाए वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे कौन से दिन मनाया जाता है तो वो आप बता सकते हैं कि मई 20th यानी कि 20 मई को ये मनाया जाता है। तो फ्रेंड्स हमारा जो सेकंड पार्ट है रीजनिंग और एप्टीट्यूड ये हम स्टार्ट कर रहे हैं। हमारे पास हमें क्वेश्चन दिया गया है ए बी सी डी ई एंड एफ 6 लोग एक सर्कल में बैठे हैं फेसिंग द सेंटर और सबने सेंटर की तरफ मुंह किया हुआ है। ए एंड सी आर सिटिंग adjacent to each other and E and B are also seated adjacent to each other. A और C एक साथ बैठे हैं, E और B एक साथ बैठे हैं। B is to be to the immediate left of F. जो B है वो F के लेफ्ट साइड में बैठा हुआ है। There are 2 person between D and E. D और E के बीच में 2 लोग हैं। और A is not seated adjacent to E और A E के साथ नहीं बैठा है। तो फ्रेंड्स जो हमको ये डाटा दिया हुआ है इससे पहले हमें एक सीटिंग जो अरेंजमेंट है उसको
बनाना पड़ेगा, जिससे कि हम इनको बाकी जो इसके क्वेश्चन दिए हुए हैं उसको हम सॉल्व कर पाए। तो हमें सबसे पहली कंडीशन दी है ए एंड सी आर एडजेसेंट टू ईच अदर। तो हम लिख लेते हैं कि ए और सी दोनों साथ साथ हैं। उसके बाद ई एंड बी आर ऑल्सो सीटेड एडजेसेंट टू ईच अदर। तो दूसरा ई और बी भी हमारे साथ साथ बैठे हैं, ई और बी हमारे दोनों साथ में बैठे हैं। बी इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एफ। बी जो है वो एफ के लेफ्ट साइड में है, तो बी के राइट साइड में क्या आ जाएगा, एफ। देयर आर 2 पर्सन बिटवीन डी एंड ई। तो हमारे पास ई है और या तो डी यहां पे आ सकता है, या फिर इधर भी 2 जगह हैं, या फिर डी यहां पे आ सकता है। उसके बाद ए इज नॉट सीटेड एडजेसेंट टू ई। तो ये बोल रहा है कि ए जो है वो ई के साथ नहीं है, तो हम ए और सी को यहां पर रख सकते हैं। तो इससे हमारी सारी जो इक्वेशंस हैं, जो भी हमको डाटा दिया हुआ है, वो फुलफिल हो जाएगा। तो हमारे पास हमारा जो आ गया ये यहां पे नहीं होगा। तो हमारे पास आ गया, देखिए ए और सी एक साथ है, ई और बी एक साथ है, एफ जो है वो बी जो है वो एफ के लेफ्ट साइड में आ गया, और डी और ई के बीच में 2 लोग हैं। सो ये हमारी हो गया। अब तो हम इनको आसानी से अब एक सर्कुलर पैटर्न में बैठा सकते हैं। तो हमने यहां पर बनाया है फ्रेंड्स, सबसे पहले डी, डी के बाद ए के बाद सी के बाद ई के बाद बी और बी के बाद एफ। अब हम देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या है। हाउ मेनी पर्सन्स आर सीटेड बिटवीन एफ एंड ई इफ वी गो एंटी क्लॉकवाइज फ्रॉम एफ टू ई। सो ये बोल रहे हैं कि जो एफ से ई की तरफ अगर हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएंगे, यानी कि इस डायरेक्शन में हम जाएं, तो कितने लोग बैठे हैं। तो एफ और ई के बीच में आप देख सकते हैं, पहले डी है, ए है और सी है, यानी कि 3 लोग हैं। तो इसका हमारा आंसर है ऑप्शन 3, 3 लोग बैठे हैं। दूसरा क्वेश्चन भी इसी से है, हु इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ई। ई के लेफ्ट साइड में यानी कि उल्टे हाथ की तरफ कौन बैठा है। तो आप ये हम ऑलरेडी बना चुके हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो हमारा ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी, यानी कि ऑप्शन फर्स्ट जो सी है वो हमारे ई के लेफ्ट साइड में बैठा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इन ए सर्टेन कोड 461 मीन्स वेयर आर यू, 169 मीन्स यू आर गुड, 8652 मीन्स फ्लोवर आर नॉट बैड। और हमारे पास क्वेश्चन है व्हाट इज द कोड ऑफ नोट। तो हम देखते हैं नोट कौन से में है। जो लास्ट वाला ये 4 डिजिट वाला जो कोड है, इसमें आ रहा है फ्लोवर आर नॉट बैड। तो हमें इसमें से नोट को छोड़कर बाकी सबका डाटा हमको निकालना है। तो अगर हम 4, 6, 1 और 1, 6, 9 इन दोनों को देखें तो इसमें 2 कॉमन है, 66 भी कॉमन है और 11 भी कॉमन है। और फिर जो हमारा लास्ट है 8, 6, 5, 2। तो यहां से आप देख सकते हैं कि तीनों में 6 कॉमन है। तो हम देख सकते हैं कि तीनों में कौन सा वर्ड कॉमन है, आर, आर और आर, यानी कि जो 6 है, 6 का मतलब है आर। और पहले और दूसरे में 6 के साथ 1, 1 कॉमन है, तो आर के अलावा और कौन सा वर्ड जो कॉमन आ रहा है पहले और दूसरे में, वो है यू और यू, यानी कि जो 1 है, 1 का मतलब है हमारा यू। लेकिन हमारे पास और कोई एडिशनल डाटा नहीं है जिसकी मदद से हम यहाँ पर फ्लावर या नोट या बैड का जो
सिंबल हैं उनको निकाल पाए। तो हम इस क्वेश्चन में नोट का कोड क्या है वो निकाल नहीं सकते। फ्रेंड्स इसका आंसर होगा आंसर 4, नन ऑफ दीज। इसी का रिलेटेड एक और क्वेश्चन है, व्हाट वुड बी द कोड वेयर फॉर वेयर नॉट आर गुड फ्लोवर्स। तो इसमें फ्रेंड्स हमने आर का कोड ऑलरेडी निकाल चुके हैं। हमने पहले आप देखेंगे तो आर का कोड हमने निकाल लिया। आर के लिए हो गया 6, उसके बाद आर के लिए 6 हो गया और यू के लिए 1 हो गया। सो आर जो हमारा तीसरा वाला कोड है, वेयर नोट आर गुड फ्लोवर्स। सो यू का कोड हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, 1 है। यू का आर का कोड 2 है, तो गुड का कोड कितना हो गया, ये हो गया 6। सॉरी इसका कोड आ गया, आर का कोड हमने निकाला है वो है 6 और जो हमारा गुड है उसका कोड आ गया 9। तो ये हमारा हो गया 169 का कंप्लीट हो गया। तो हम यहाँ पे गुड का आ गया 9। उसके बाद हम जो पहला वाला है उसमें भी आप देख सकते हैं आर का हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, आर का है 6। यू का भी हम पहले निकाल चुके हैं, यू का है 1। तो वेयर का क्या हो गया 4। तो 461 से हमको मिल गया, तो यहां पे हम लिख सकते हैं 4। तो हमारे पास आ गया, स्टार्टिंग किससे होगी 4 से और लास्ट में आएगा 6 और 9। तो यहां पे इस तरह का जो कॉम्बिनेशन है वो हमारे पास कौन सा बन रहा है फ्रेंड्स, 4 यहां पर स्टार्टिंग में यहां पे आ रहा है। उसके बाद एक नोट का हमने छोड़ दिया, आर का आ रहा है 6, वो हमको यहाँ पे मिल रहा है और गुड का मिल रहा है 9। तो हमारा जो ऑप्शन है वो कौन सा होना चाहिए, जो हमारे पास डाटा दिया हुआ है उससे हम ये मेक आउट कर सकते हैं कि सिर्फ हमारा थर्ड ऑप्शन जो है वही सही हो सकता है, इसके अलावा और कोई ऑप्शन सही नहीं होगा। आप देख भी सकते हैं ऑप्शंस में, क्योंकि अगर फ्लोवर आर नॉट बैड, अगर इसमें आप आर की वैल्यू रखें तो हमारे पास और इसमें से डाटा हम लोग निकाल नहीं पाएंगे, हमारे पास सिर्फ 6 ही यहां से हम निकाल सकते हैं। तो इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा आंसर 3, जो कि होगा 4, 5, 6, 9, 8। तो इस तरह के क्वेश्चंस में हमें फ्रेंड्स ऐसे ही करके ये निकालना होगा। फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे पास स्टेटमेंट दिए हुए हैं 2 और उनके कुछ कंक्लूजन्स दिए हुए हैं और फिर हमें ऑप्शंस में से सही चूज करना है। तो स्टेटमेंट है ऑल डोर्स आर विंडोज। सेकंड है स्टेटमेंट सम विंडोज आर क्लिप्स। कंक्लूजन क्या निकल रहा है, सम क्लिप्स आर डोर्स एंड सम विंडोज आर डोर्स, और हमें फिर ऑप्शन में से चूज करना है। तो ये जो क्वेश्चंस है फ्रेंड्स इस तरह के होते हैं वेन डायग्राम के, इसमें हमको एक डायग्राम बनाना पड़ेगा जो स्टेटमेंट है उसके हिसाब से। सो पहला है ऑल डोर्स आर विंडोज, यानी कि अगर हमारे ये डोर्स हैं, हमने इसको डी से दिखाया है, तो जितने भी डोर्स हैं वो सब के सब क्या हैं, वो विंडोज हैं, यानी कि जो विंडो है उसका सर्कल बड़ा बनेगा। ये हमारा हो गया पहला स्टेटमेंट, ऑल डोर्स आर विंडोज। तो डी से हमने दिखाया डोर्स को और डब्ल्यू से दिखाया विंडोज को, तो सारे के सारे डोर्स क्या हैं, वो विंडोज हैं। सम विंडोज आर क्लिप्स, यानी कि ये हमारा क्लिप का अगर हम सर्कल बनाएं जिसको हमने सी से दिखाया है, तो इसका कुछ पार्ट तो विंडोज है लेकिन कुछ पार्ट विंडोज नहीं है, जो कि हमें स्टेटमेंट बी से यहां पर पता लग रहा है। सो ये हमारा बन गया वेन डायग्राम। अब इसके हिसाब से हमको कंक्लूजन को चेक करना है कि कौन सा कंक्लूजन सही है। तो यहां पे पहला है सम क्लिप्स आर डोर्स, तो ये तो हमारा वेन डायग्राम से, क्योंकि क्लिप्स और डोर्स जो है वो दोनों कहीं पे भी मैच नहीं कर रहे हैं।
तो पहला तो कंक्लूजन हमारा नहीं है। सम विंडोज आर डोर्स, यानी कि कुछ विंडो हमारी डोर्स हैं। ये सही है कि हाँ विंडोज हैं, उनका कुछ पार्ट डोर्स हैं और कुछ विंडोज नॉन डोर है। तो ये वाला कंक्लूजन हमारा सही है। अब ऑप्शन क्या है? इफ ओनली कंक्लूजन 1 फॉलोज, इफ ओनली कंक्लूजन 2 फॉलोज, इफ आइदर कंक्लूजन 1 और कंक्लूजन 2 फॉलोज, इफ बोथ कंक्लूजन 1 एंड 2 फॉलोज। तो हमारा ऑप्शन कौन सा होगा? हमारा ऑप्शन होगा 2, कंक्लूजन 2 फॉलोज। सो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है एक, 567 माइनस 4824 डिवाइडेड बाय 134 इक्वल टू, और यहां पे जो ये क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है इसकी वैल्यू हमको निकालनी है। सो फ्रेंड्स ये जो इस तरह के क्वेश्चन होते हैं इनको हम जो इस फॉर्मूले से सॉल्व करते हैं वो होता है बोर्ड मास। तो बोर्ड मास के फॉर्मूले से इसको हमको सॉल्व करना होता है। तो सबसे पहले B4 ब्रैकेट, अगर ब्रैकेट है तो हमको ब्रैकेट को ओपन करना है, ब्रैकेट ओपन। उसके बाद अगर कहीं पे डिवाइड है तो सबसे पहले हमें डिवाइड करना है, उसके बाद मल्टीप्लाई, उसके बाद एडिशन और सबसे बाद में सब्ट्रैक्शन। तो हमारे पास ब्रैकेट नहीं है, यानी कि ब्रैकेट ओपन करने का तो जरूरत नहीं है। उसके बाद डिवाइड है हमारे पास, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। 134 से डिवाइड करेंगे किसको? 4 8 2 4 को। तो इसको जब हम डिवाइड करेंगे, आप भी साथ साथ इसको सॉल्व करिए फ्रेंड्स। तो यहां पे आप देख सकते हैं कि हम सबसे पहले इसको चलेंगे 3 टाइम्स। तो ये होगा 3 चौक 12, 3 तिया 9 और 1 10, एक जाएगा, 3 तिया 9 और 1, और 3 एकम 3 और 1 4। तो हमारे पास जो बचेगा यहाँ पर बचेगा 80, और यहाँ बचेगा हमारे पास में 4। फिर हम इसको नेक्स्ट चलेंगे 6 टाइम्स। तो यह आ जाएगा 24, 6 तिया 18 और 2 20। तो ये पूरा का पूरा हमारा डिवाइड हो गया। तो हमारी जो इक्वेशन है वो अभी हो गई 567 माइनस 36, और इसे अगर हम 9 से डिवाइड कर दें, जो ये वाला 9 है उसको हम, जो इस वाले 9 को है उसको लेफ्ट साइड में ले गए, तो हमारा जो क्वेश्चन मार्क है उसकी वैल्यू हमको मिल जाएगी। तो ये हो जाएगा हमारा फ्रेंड्स 567 माइनस 36 डिवाइडेड बाय 9। तो ये वैल्यू जो आएगी वो होगी फ्रेंड्स 59, यानी कि 59। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा? हमारा ऑप्शन सही होगा ऑप्शन सेकंड, यहाँ पे ऑप्शन सेकंड आएगा 59। तो फ्रेंड्स इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं उसमें हमको याद रखना है कि जो हमारे क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है, इस पैटर्न के हिसाब से हमको इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करने। बाकी ये क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है, सिर्फ अगर हम पैटर्न सही से इसको फॉलो करते हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड्स कि हमारे को एक सीरीज दी हुई है 18, 27, 49, 84, 132, और जो लास्ट का डिजिट है वो हमको फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले आप देख सकते हैं कि इसका डिफरेंस अगर हम देखें तो कितना आ रहा है। यहाँ पे डिफरेंस आ रहा है फ्रेंड्स 9 का। उसके बाद इन दोनों में डिफरेंस आ रहा है फ्रेंड्स 9 में से 7 जाएंगे 2, और 4 में से 2। इसमें से अगर इसको माइनस करेंगे तो फ्रेंड्स इसका डिफरेंस आएगा हमारा
35 और उसके बाद अगर इसमें से इसको माइनस करेंगे तो यहां पे हमारा आ जाएगा डिफरेंस 48। ये आप देखेंगे कि 9 के बाद 22, 35, 48 तो इनमें कुछ एक सिमिलरिटी हमको नहीं मिल रही है। लेकिन अगर आप ध्यान से देखिए कि 9 और 22 में कितना डिफरेंस है, 13 का। फर्दर 22 और 35 में कितना डिफरेंस है, 13 का। और ऐसे ही 35 और 48 में कितना डिफरेंस है, 13 का। तो यानी कि हम क्या कर रहे हैं, पहले हमने क्या किया, 18 प्लस 9 27, फिर 27 में हमने क्या जोड़ा, 22 जोड़ा। और 22 कैसे आया, 9 में 13 जोड़ के। फिर हमने 49 में क्या जोड़ा, 35, और 35 कैसे आया, 22 प्लस 13। तो जो पहले का डिफरेंस है, पहले दो डिजिट का, उनमें हम हर बार 13 जोड़ते जा रहे हैं। तो ऐसे ही 132 और 84 में डिफरेंस कितना है, 48 का, और हम क्या जोड़ेंगे, 48 में प्लस 13 अगर हम ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 8 3 11 और 5 और 1 6, यानी कि हमको 132 में 61 ऐड करेंगे तो हमें हमारा आंसर मिल जाना चाहिए। सो 2 और 1 3, 6 3 9 और 1, यानी कि हमारा सही आंसर हो गया 193। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स कि ये क्वेश्चन हमने कैसे सॉल्व किया। हमने पहले ये डिफरेंस लिया और फिर उन दोनों में देखा कि जो इनके डिफरेंस है वो हमारा किस डिफरेंस से बढ़ रहा है। हर बार 13 हम इसके डिफरेंस में ऐड कर रहे हैं, यानी कि पहले के अंतर में था 9, फिर अगली बार हमने क्या ऐड किया, 9 प्लस 13, फिर उससे अगली बार जो डिफरेंस आया उसमें और 13 ऐड किया, फिर हर बार हम 13 एडिशनल ऐड करते चले गए। तो इस तरीके से हमने ये फाइनल हमारा जो है आंसर हमको मिल गया ऑप्शन 3 193। तो इस तरह की सीरीज जो है हम उसमें इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, पुनीत स्कोर्ड 175 मार्क्स इन टेस्ट एंड फेल्ड बाय 35. If the passing percentage of the test is 35%, what are the maximum marks of the test? तो यहाँ पे हमको दे रखा है कि जो पासिंग मार्क्स हैं वो हैं 35% और पुनीत के 175 नंबर आए और 35 नंबर से वो फेल हो गया, यानी कि 175 प्लस 35 को अगर हम ऐड कर दें तो वो कितना होगा, 35% अगर हमारे टोटल मार्क्स ऑफ x, अगर हमारे जो मैक्सिमम मार्क्स हैं वो अगर x हम मान लें तो उसका 35% किसके बराबर होगा, 175 प्लस 35। तो यहां से हम निकाल सकते हैं 35 डिवाइडेड बाय 100 इंटू x इक्वल टू 5 5 10 11 और ये हो गया आपका 210। तो इसको अगर हम सॉल्व करें तो फ्रेंड्स हमारा जो है आंसर वो हमको मिल जाना चाहिए। तो यहां से जो हमारा आंसर आ रहा है फ्रेंड्स वो आएगा x इक्वल टू 600। देखेंगे 35 से 6 यहाँ पर डिवाइड हो जाएगा और हमारा जो x है वो आ जाएगा 600। तो आप भी फ्रेंड्स साथ साथ इसको सॉल्व करिए। तो हमारा आंसर है सही ऑप्शन 4 600। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, 4 गर्ल्स कैन डू ए पीस ऑफ वर्क in 8 days. 3 boys can do the same work in 9 days. 7 men do the same work in 2 days and 5 women can do the same work in 4 days. तो हमें 4 अलग अलग कैटेगरी के वर्क
ये वर्क वाला जो क्वेश्चन है उस तरह का है, तो हम यहाँ पे इनका एक एक दिन का काम मेजर करेंगे, क्योंकि हमको यहाँ पे निकालना है हु इज द लीस्ट एफिशिएंट, यानी कि सबसे कम काम कौन कर रहा है, बॉयज, गर्ल्स, वुमेन या फिर मेन। तो सबसे पहले गर्ल्स का लेते हैं। 4 गर्ल्स जो हैं वो एक दिन में कितना काम कर रही हैं, वो 8 दिन में पूरा काम खत्म करती हैं। तो एक दिन में कितना काम करेंगी, 1/8, यानी कि 4 गर्ल्स मिलके एक दिन में 1/8 काम कर रही हैं। तो एक गर्ल कितना काम करेगी, वो करेगी 1/8 इंटू 4, यानी कि 1/32। तो ये फ्रेंड्स आपने देखा कि हमने कैसे एक गर्ल का निकाल लिया। ऐसे ही हम बॉयज का भी निकाल सकते हैं। तो एक बॉय कितना काम करेगा एक दिन में, ये आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 9 इंटू 3, यानी कि 1/27। ऐसे ही मैन के लिए हम निकाल सकते हैं। 7 मैन मिलके एक दिन में 2 दिन में काम करते हैं, तो एक दिन का काम कितना हो गया, 1/2, और एक मैन का हो गया, उसमें हम और 7 से उसको डिवाइड करते हैं, तो ये हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 14। और ऐसे ही हम फ्रेंड्स निकाल सकते हैं हमारा वुमेन का काम, जो कि हमारा हो जाएगा 1/20। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, हमने यहाँ पे लिखा है वर्क ऑफ ए गर्ल फॉर 1 डे 1/32, फॉर अ बॉय 1/27, फॉर अ मैन 1/14 और फॉर अ वुमेन 1/20। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो सबसे कम काम है उसकी वैल्यू आ रही है 1/32, यानी कि हमारा जो सही आंसर है वो है गर्ल्स, यानी कि ऑप्शन सेकंड। सो ये वर्क टाइम एंड वर्क वाले क्वेश्चन हैं, उनको हम इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, राजू परचेज 550 ml ऑफ मिल्क एवरी डे इफ कॉस्ट ऑफ 1 लीटर ऑफ मिल्क इज 44, हाउ मच अमाउंट विल ही पे इन 45 डेज। तो एक दिन का हम निकाल सकते हैं। 1 लीटर का पैसा 44 है, तो 0.55 इंटू 44, यानी कि ये हो गया हमारा एक दिन का उसकी कॉस्ट। और हमको कितने दिन का निकालना है, हमको निकालना है 45 डेज का। तो हम साथ में 45 का मल्टीप्लाई कर देंगे। इसको अगर यहां से हटा दें तो ये हो जाएगा हमारा कितना, 100। तो ये आ जाएगा 11, ये आ जाएगा 5 से अगर हम डिवाइड कर दें 20, अगेन 5 से हम डिवाइड कर दें तो ये आ जाएगा 4, यहाँ पे हमको मिल जाएगा 9, और अगेन 4 से हम इसको कर दें तो ये आ जाएगा हमारा 11। तो हमारा जो इक्वेशन बन गया 11 इंटू 11 इंटू 9, यानी कि 121 इंटू 9, ये आ जाएगा हमारा 9 9 दूनी 18 और 9 एकम 9 और 1 10। तो हमारा आंसर हो गया 1089, यानी कि हमारा ऑप्शन 1। तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन 1, 1089। सो फ्रेंड्स, अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा जो पार्ट सी है, जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड जो हमारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं। सो हमारा क्वेश्चन है, एन आइडियल एयर कंप्रेसर साइकिल विद क्लियरेंस ऑन पीवी डायग्राम कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय विच प्रोसेस। तो हमारे पास ऑप्शन है 1 एडियाबैटिक, 2 आइसोबारिक एंड 1 कांस्टेंट वॉल्यूम। दूसरा है 2 एडियाबैटिक एंड 2 आइसोबारिक। तीसरा ऑप्शन है 2 एडियाबैटिक, 1 आइसोबारिक एंड 1 कांस्टेंट वॉल्यूम। और चौथा ऑप्शन है 1 एडियाबैटिक, 1 आइसोबारिक एंड 2 कांस्टेंट वॉल्यूम। तो हम क्या करेंगे, जो कंप्रेसर है उसका पीवी डायग्राम बनाएंगे। सो ये हमारा अगर पीवी डायग्राम है तो हम कैसे बनाते हैं, अगर क्लियरेंस नहीं होगा, पहले हम क्लियरेंस के साथ जो बनाते हैं, इस तरह से हमारा ये बनता है फ्रेंड्स। यहां से सेक्शन
और यहाँ पे फिर हमारा 1 से 2 सेक्शन, 2 से 3 कंप्रेशन, 3 से 4 डिलीवरी और 4 से 1 वापस से एक्सपेंशन। और अगर हमारा क्लियरेंस ना हो, क्लियरेंस वॉल्यूम ना हो, तो ये लाइंस हमारी यहां से स्टार्ट होती हैं, फिर हमारा ये एक्सपेंशन वाला कर्व नहीं होगा। लेकिन हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि हमारा विद क्लियरेंस, तो हमारी जो साइकिल होगी वो होगी ये, जिसको हमने यहां पर हैच करके दिखाया है 1 2 3 4। तो यहां पे आप देख सकते हैं कि जो दो प्रोसेस है 1 से 2 और 3 से 4, ये दोनों के दोनों आइसोबारिक है। तो आइसोबारिक कौन से में है हमारे फ्रेंड्स? वो हमारे सेकंड ऑप्शन में है। और जो हमारा कंप्रेशन है वो आइडियल कंप्रेसर जो होता है वो हम मानते हैं कि उसमें आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन होता है दोनों में। तो ये आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन है, या आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन है। और आइसेंट्रोपिक को हम दूसरा नाम क्या होता है? एडियाबैटिक। तो हमारा जो सेकंड ऑप्शन है वो हमारी बिल्कुल सही है, यानी कि जो हमारा आइडियल का एयर कंप्रेसर है जिसमें क्लियरेंस भी हमने कंसीडर किया हुआ है, उसको हम पीवी डायग्राम पर दिखाते हैं दो एडियाबैटिक और दो आइसोबैरिक प्रोसेस से। आइसोबारिक मतलब प्रेशर कांस्टेंट है, दाब जो है वो एक समान है, और एडियाबैटिक मतलब उसकी जो एंट्रोपी है वो कांस्टेंट है। सेकंड है फ्रेंड्स, इन ए शेल एंड ट्यूब हीट एक्सचेंजर बेफल्स आर प्रोवाइडेड ऑन द शेल साइड टू। जो हमारा हीट एक्सचेंजर होता है शेल एंड ट्यूब टाइप, उसमें बेफल्स कुछ सपोर्ट्स हम लगाते हैं, तो उनका क्या क्या काम है? हमारे पास ऑप्शन है प्रिवेंट द स्टेग्नेशन ऑफ सेल साइड फ्लूइड, इंप्रूव हीट ट्रांसफर, प्रोवाइड सपोर्ट्स फॉर ट्यूब, ऑल ऑप्शन आर करेक्ट। तो कुछ जो हमारा शेल एंड ट्यूब जो होता है उसमें कुछ इस तरह से हमारी ट्यूब जाती है और हम बेफल्स कुछ इस तरह से लगाते हैं। तो ये क्या काम करता है? ये ट्यूब को सपोर्ट भी करता है, जो हमारा फ्लूइड होता है उसकी डायरेक्शन भी चेंज करता है, और साथ साथ हीट ट्रांसफर भी इंक्रीज करता है। यानी कि जो ऑप्शंस हमको दिए हुए हैं वो सभी सही हैं। तो हमारा जो सही आंसर है वो है ऑप्शन 4, ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज गेज प्रेशर इज इक्वल टू। तो जो गेज प्रेशर होता है फ्रेंड्स वो किसके बराबर होता है? ऑप्शन है हमारे एब्सोल्यूट प्रेशर प्लस एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एब्सोल्यूट प्रेशर माइनस एटमॉस्फेरिक प्रेशर माइनस एब्सोल्यूट प्रेशर। तो बताइए फ्रेंड्स कि जो गेज प्रेशर है हमारा वो किसके बराबर होता है? तो यहां पे आप ये डायग्राम देख सकते हैं, यहां पर हमने इसको अच्छे से समझने के लिए ये हमने एक लाइन यहां पे दिखा रखी है जो है हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अगर हम किसी प्रेशर को एटमॉस्फेरिक प्रेशर से नापते हैं तो उसको हम कहते हैं गेज प्रेशर। यानी कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर के ऊपर जितना भी प्रेशर होगा वो होता है हमारा गेज प्रेशर। और जो टोटल प्रेशर है यानी कि यहां से यहां तक, ये हो जाएगा फ्रेंड्स हमारा एब्सोल्यूट प्रेशर। तो एब्सोल्यूट प्रेशर में से एटमॉस्फेरिक प्रेशर अगर हम माइनस कर दें तो हमें मिल जाएगा गेज प्रेशर। यानी कि हमारा कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन 3, एब्सोल्यूट प्रेशर माइनस एटमॉस्फेरिक प्रेशर। लेकिन इसके दूसरे ऑप्शन भी देखते हैं। सबसे पहला है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर कौन सा होता है कि जहां पे हम P प्रेशर जीरो होता है, जीरो से और उस स्टेट तक जहां पे भी हमको मेजर करना है, टोटल प्रेशर जो होता है उसको हम बोलते हैं एब्सोल्यूट प्रेशर। दूसरा है एब्सोल्यूट प्रेशर प्लस एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो ऐसा कोई भी प्रेशर नहीं होता है। तीसरा है एब्सोल्यूट प्रेशर माइनस एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो वो आएगा हमारा ये वाली वैल्यू, यानी कि गेज प्रेशर जो हमारा क्वेश्चन है। और तीसरा है एटमॉस्फेरिक माइनस एब्सोल्यूट प्रेशर, तो यानी कि हमारा प्रेशर जो है वो यही है, ये जो डैश वाला है ये हमारा एब्सोल्यूट प्रेशर है। अगर हम इसको एटमॉस्फेरिक में से माइनस कर दें तो भी हमें गेज मिलेगा, लेकिन वो माइनस होगा। तो ये कंडीशन कब आती है? जब हमारा वैक्यूम कंडीशन है, यानी कि जो हमारा प्रेशर है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम है, यानी कि हमारा जो स्पेस है उसमें वैक्यूम बना हुआ है, तो हमें नेगेटिव वैल्यू मिलेगी और उसको हम बोलते हैं वैक्यूम प्रेशर।
सो फ्रेंड्स हमारा सही आंसर है ऑप्शन 3, एब्सोल्यूट प्रेशर माइनस एटमॉस्फेरिक प्रेशर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन ए वोर्टेक्स फ्लो, यानी कि भंवर प्रवाह में क्या होता है? वेलोसिटी इज कांस्टेंट, जो वेग है वो समान रूप से रहता है। वेलोसिटी डिक्रीज विद इंक्रीज इन रेडियस, जो हमारी रेडियस है उसके बढ़ने के साथ वेलोसिटी घटती है। तीसरा ऑप्शन है ओमेगा, जो है वो कांस्टेंट रहता है। और तीसरा है चौथा है इनमें से कोई भी। सो हमारा आंसर सही जो है वो है ऑप्शन 3, ओमेगा इज कांस्टेंट। तो जो वोर्टेक्स फ्लो है भंवर प्रवाह में, हमारा ओमेगा कम में बदलाव नहीं होता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रेंड्स, न्यूक्लिएट बॉइलिंग में क्या होता है? द टेम्परेचर ऑफ सरफेस इज ग्रेटर देन द सैचुरेशन टेम्परेचर ऑफ लिक्विड। दूसरा ऑप्शन है बबल्स आर क्रिएटेड बाय एक्सपेंशन ऑफ एनट्रैप्ड गैस और वेपर एट स्मॉल कैविटीज इन द सरफेस। तीसरा ऑप्शन है टेम्परेचर इज ग्रेटर देन दैट ऑफ फिल्म बॉइलिंग। सो यहां पे फ्रेंड्स हमने जो हमारा बॉइलिंग का कर्व है वो यहां पर हमने दिखाया है। तो जो इसका एक्स एक्सिस है उस पे हमारा है टी एक्सिस, यानी कि सैचुरेशन से हमारा टेम्परेचर कितना ज्यादा है। और ऊपर में हमारा जो सबसे पहला है वो है नेचुरल कन्वेंशनल बॉइलिंग। अगर हमारा जो टेम्परेचर डिफरेंस है वो सिर्फ 5 तक होता है, सैचुरेशन से सिर्फ 5 डिग्री ज्यादा तक होता है, उसके बाद हमारा न्यूक्लिएट बॉइलिंग स्टार्ट हो जाता है। न्यूक्लिएट बॉइलिंग में आप देख सकते हैं कि बबल्स कोलैप्स इन द लिक्विड। तो जो बबल्स हैं, जो गैस है, उनके बबल्स हमारे फटने शुरू हो जाते हैं। और जैसे जैसे और टेम्परेचर बढ़ता है, इसी न्यूक्लिएट बॉइलिंग में ही बबल्स राइज टू द फ्री सरफेस। तो जो बबल्स हैं वो ऊपर सरफेस तक जाने लगते हैं। उसके बाद आता है हमारा, अगर टेम्परेचर 30 से 120 डिग्री तक ज्यादा होता है सैचुरेशन से, तो हमारी होती है ट्रांजिशन फेज। और उसके बाद में हमारी आ जाती है फिल्म बॉइलिंग, यानी कि यहां पर एक सरफेस पर वेपर की फिल्म बन जाती है और उसके बाद हमारा फिल्म बॉइलिंग का पार्ट आ जाता है। तो यहां से आप देख सकते हैं कि जो हमारा जो ऑप्शन है, ऑप्शन 3 इसमें हमारा वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रेंड्स, equal volume of all gases at the same temperature and pressure contain equal number of molecules। समान वॉल्यूम में, यानी कि घनत्व में, अगर हमारा वॉल्यूम एक समान है और सभी गैसेस का टेम्परेचर एक है, प्रेशर भी एक है, तो उनमें जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे वो एक समान होंगे। ये कौन से लॉ से हमको ज्ञात होता है? पहला ऑप्शन है चार्ल्स लॉ, दूसरा है एवोगाड्रो लॉ, दूसरा है जूल्स लॉ और तीसरा है गाय लुसेक लॉ। तो इसका सही ऑप्शन है फ्रेंड्स ऑप्शन सेकंड, एवोगाड्रो लॉ। इसके हिसाब से जो इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैसेस हैं, अगर समान आयतन, समान ताप और समान दाब पर रखा जाता है तो उनके मॉलिक्यूल्स एक समान होंगे। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, स्टेडी फ्लो अकर्स व्हेन। स्टेडी फ्लो हमारा कौन सी कंडीशन होती है? प्रेशर डज नॉट चेंज अलोंग द फ्लो, वेलोसिटी डज नॉट चेंज, कंडीशन चेंज ग्रेजुअली विद टाइम, कंडीशन डू नॉट चेंज विद टाइम एट एनी पॉइंट। तो इन चारों में स्टेडी फ्लो अगर कहीं पे हो रहा है तो ये कंडीशन कौन सी होगी? तो स्टेडी कंडीशन और यूनिफॉर्म फ्लो और स्टेडी फ्लो, ये दोनों जो कंडीशन है ये लगभग एक जैसी हैं, लेकिन इनमें एक फर्क होता है और दूसरा हमारा होता है यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म मतलब सभी जगह पर एक समान, यानी कि अगर हमारा ये पूरा जगह है
तो एक समय पर टाइम t पर टाइम चेंज नहीं हो रहा है, टाइम हमारा t है, तो सब जगह पर सारे पैरामीटर्स एक जैसे होंगे, यानी कि एट ए कांस्टेंट टाइम, एट ए गिवन टाइम हमारे जो पैरामीटर्स हैं वो स्पेस के साथ यानी कि एक्स वाई जेड के साथ चेंज नहीं होंगे। तो ऐसे फ्लो को हम बोलते हैं सब पॉइंट्स पर गिवन टाइम पे, यानी कि अगर मैं एक टाइम पे देखूं तो सब जगह पर इसका v p यानी कि वेलोसिटी, प्रेशर, जितने भी पैरामीटर्स हैं वो सब एक जैसे होंगे अगर मैं टाइम को कांस्टेंट है तो। जबकि जो हमारा स्टेडी फ्लो होता है उसमें हमारे कंडीशंस हैं वो एक पॉइंट पर चेंज नहीं होती, यानी कि अगर मैं पॉइंट 1 ले लूं तो चाहे मेरा टाइम चेंज होता रहे, लेकिन इस पॉइंट पर हमारे प्रेशर, वेलोसिटी, डेंसिटी, जो भी पैरामीटर्स हैं उस फ्लूइड के वो चेंज नहीं होंगे। जैसे ही मैं दूसरा पॉइंट लेता हूं तो वहां पर पैरामीटर्स अलग होंगे, यानी कि टाइम चेंज हो रहा है लेकिन एक जगह पर वो सेम रहेंगे। पैरामीटर्स किसके साथ चेंज हो रहे हैं? जो हमारे x, y और z यानी कि स्पेस जो है उसके साथ हमारे पैरामीटर चेंज हो रहे हैं, टाइम के साथ चेंज नहीं हो रहे हैं। जबकि जो यूनिफॉर्म फ्लो होता है उसमें टाइम के साथ पैरामीटर चेंज होते हैं लेकिन x, y, z के साथ पैरामीटर चेंज नहीं होते। सो स्टेडी फ्लो में हमने कैसे बताया है फ्रेंड्स कि जो एक्स वाई जेड यानी कि जैसे जैसे हम एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे तो हमारे पैरामीटर चेंज हो जाते हैं, लेकिन एक पॉइंट पे पैरामीटर चेंज नहीं होते। तो हमारा कौन सा क्राइटेरिया फुलफिल हो रहा है? जो है पॉइंट 4, कंडीशन डू नॉट चेंज विद टाइम एट एनी पॉइंट, यानी कि एक दिए गए बिंदु पर समय के साथ हमारी जो कंडीशंस है वो चेंज नहीं हो रही। तो हमारा आंसर है आंसर 4। तो यहाँ पे फ्रेंड्स आपको ये डिफरेंस समझ में आ गया होगा स्टेडी फ्लो और यूनिफॉर्म फ्लो का। नेक्स्ट है सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ ए कपलर लिंक इन ए 4 बार मैकेनिज्म वुड एक्सपीरियंस। जो हमारा 4 बार मैकेनिज्म है, ये हमारा एक 4 बार मैकेनिज्म है। ये यहां पे रोटेट कर रहा है ओमेगा, और हमारी कपलर लिंक कौन सी है? ये हमारी कपलर है। तो ये बोल रहे हैं कि जो कपलर है उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी, मान लें इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी ये है, वो उस पर क्या कोई एक्सेलरेशन नहीं होगा। सेकंड ऑप्शन है लीनियर एक्सेलरेशन होगा, एंगुलर एक्सेलरेशन होगा, या फिर लीनियर और एंगुलर एक्सेलरेशन होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जब ये पहला जो हमारा क्रैंक है, क्रैंक घूमेगा ऐसे पूरे में, तो जो कपलर है, कपलर भी पूरा इस तरीके से नीचे तक आएगा और वापस ये ऐसे जाएगा, यानी कि ये आगे भी मूव करेगा और एक सर्कुलर मोशन में भी आएगा। तो हमारा दोनों मोशन होंगे, लीनियर भी होगा और एंगुलर मोशन भी होगा। तो इसलिए हमारा ऑप्शन 4 है वो हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, ए मास ऑफ 1 kg इज अटैच्ड टू द एंड ऑफ ए स्प्रिंग विद स्टिफनेस 0.7 न्यूटन पर मीटर, क्रिटिकल डैम्पिंग कोफिशिएंट ऑफ द सिस्टम इज। यानी कि हमको यहाँ पे क्रिटिकल डैम्पिंग कोफिशिएंट निकालना है। तो उसका फॉर्मूला क्या होता है फ्रेंड्स? इसका फॉर्मूला होता है 2√SM। S क्या है? स्टिफनेस, और M क्या है? मास। सो इस फॉर्मूला में हम रखेंगे 2, S क्या है? 0.7, और मास हमको दे रखा है 1। इसको केजी है तो हमको इसको न्यूटन में कन्वर्ट कर लेंगे। (9.81) ये mm में है तो इसको हम मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, क्योंकि हमारे आंसर जो है न्यूटन सेकंड पर मीटर में दिए हुए हैं सारे, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय
1000 भी हो जाएगा, क्योंकि हमको जो स्टिफनेस है वो न्यूटन पर मीटर में mm में दी हुई है। तो ये सभी का सब हमारा रहेगा फ्रेंड्स अंडर रूट में। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू हमारे पास आ जाएंगी। सो इसको सॉल्व करेंगे तो फ्रेंड्स हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा आंसर थर्ड 52.92 न्यूटन सेकंड पर मीटर। तो ये हमारा आ जाएगा इस √2 का फॉर्मूला जब हम यूज करेंगे तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, एफिशिएंसी ऑफ सेल्फ लॉकिंग स्क्रू कितनी होती है? पहला ऑप्शन है मोर देन 50%, सेकंड ऑप्शन है लेस देन 50%, थर्ड ऑप्शन है इक्वल टू 50% और चौथा है नन ऑफ दीज। तो इसका आंसर होगा फ्रेंड्स, अगर सेल्फ लॉकिंग स्क्रू है तो उसकी एफिशिएंसी 50% से कम होगी। अगर एफिशिएंसी जो है वो 50% से ज्यादा होगी तो ऐसे स्क्रू को हम बोलते हैं ओवरहॉलिंग स्क्रू या फिर रिवर्सिबल स्क्रू। तो हमारा आंसर होगा फ्रेंड्स सेकंड, यानी कि लेस देन 50%। तो सेल्फ लॉकिंग होने के लिए स्क्रू को उसकी एफिशिएंसी 50% से कम होनी चाहिए। नेक्स्ट फ्रेंड्स, द मोस्ट सुटेबल बियरिंग फॉर कैरिंग वेरी हैवी लोड्स विथ स्लो स्पीड। अगर हमको बहुत ज्यादा लोड कैरी करना है और स्पीड बहुत कम है तो हमें कौन सा बियरिंग यूज करना चाहिए? तो पहला ऑप्शन है हाइड्रोडायनेमिक बियरिंग, दूसरा है बॉल बियरिंग, तीसरा है रोलर बियरिंग। सो सबसे पहले हाइड्रोडायनेमिक बियरिंग। इसमें फ्रेंड्स क्या होता है कि जो लुब्रिकेशन है वो जो रोटेशन होता है शाफ्ट का, यानी कि स्पीड है, स्पीड पे डिपेंडेंट होता है। जैसे जैसे स्पीड बढ़ती है शाफ्ट की वैसे वैसे लुब्रिकेशन प्रॉपर होता है, यानी कि कम स्पीड पर इसमें लुब्रिकेशन नहीं होता है। तो हमारा पहला ऑप्शन नहीं हो सकता। बॉल बियरिंग वो हैवी के लिए हम यूज नहीं करते हैं। रोलर बियरिंग भी जो हमारा है वो हाई स्पीड के लिए यूज करते हैं। तो हमारे पास ऑप्शन बचता है हाइड्रोस्टेटिक बियरिंग। हाइड्रोस्टेटिक बियरिंग में क्या होता है फ्रेंड्स कि ये हमारा अगर बियरिंग है, ये हमारी शाफ्ट है, तो बियरिंग में एक जो लुब्रिकेंट है उसको प्रेशराइज्ड फॉर्म में भेजा जाता है, जिससे कि एक लेयर शाफ्ट के चारों तरफ लुब्रिकेशन की बन जाती है। ये जो है पूरा लुब्रिकेंट की एक लेयर बन जाती है शाफ्ट के चारों तरफ, क्योंकि इसको पंप की मदद से लुब्रिकेंट को कंटिन्यूअसली बियरिंग में पंप करते हैं, जिससे कि लो स्पीड पे भी प्रॉपर हमको लुब्रिकेशन मिल सके। तो हमारा सही आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन 4 हाइड्रोस्टेटिक बियरिंग। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, पॉइजन रेशियो ऑफ मोस्ट ऑफ द मटेरियल इज क्लोज टू। जो हमारा जनरल मटेरियल्स है उनका पॉइजन रेशियो कितना होता है? हमारे पास ऑप्शन है 1/2, 1/3, 1/4 या 1/5, यानी कि 0.5 हो गया, 0.33, 0.25 और ये 0.2। तो हमारा सही आंसर है आंसर सेकंड 1/3। तो जो जनरल मटेरियल्स है उनका जो पॉइजन रेशियो है वो 0.28 से 0.33 तक वेरी करता है। 0.28 टू 0.33।
नेक्स्ट इज फ्रेंड्स, ऑक्सीजन टू एसिटिलीन रेशियो इन केस ऑफ कार्बोराइजिंग फ्लेम इज 0.5 to 1, 0.9 to 1, 1:1, 1:1.2। तो फ्रेंड जो हमारी कार्बोराइजिंग फ्लेम होती है उसमें एसिटिलीन की जो मात्रा है या क्वांटिटी है वो ज्यादा होती है ऑक्सीजन के मुकाबले। तो हम देख रहे हैं कि हमारे जो दो ऑप्शन है 1:1 और 1:1.2, ये तो ऑलरेडी हमारे निकल गए। तो कार्बोराइजिंग में हमारे क्या होगा, एसिटिलीन की जो वैल्यू है वो या तो 0.5 ऑक्सीजन कम है या फिर 0.9 ये। तो जो हमारा रेशियो हम यूज करते हैं वो होता है जनरली 0.9 to 1। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग साइकिल इज नॉट यूज्ड इन इंटरनल कंबशन इंजन। तो यहाँ पे ऑप्शन है कि जो इंटरनल कंबशन इंजन है उनमें हम कौन सी साइकिल यूज नहीं करते हैं। हमारे पास पहला ऑप्शन है डीजल साइकिल, दूसरा है रैनकाइन साइकिल, तीसरा है ऑटो साइकिल और चौथा है डुअल साइकिल। तो इसका सही आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? इसका सही आंसर है, आंसर हमारा है ऑप्शन 2 यानी कि रैनकाइन साइकिल। रैनकाइन साइकिल हमारी कहां पे यूज होती है? ये यूज होती है फ्रेंड्स हमारी पावर प्लांट में। जबकि डीजल साइकिल, ऑटो साइकिल, हम डीजल साइकिल यूज करते हैं, डीजल जो हमारे ऑटोमोबाइल्स होते हैं, ऑटो साइकिल यूज करते हैं पेट्रोल में, और डुअल साइकिल भी हम यूज करते हैं इंटरनल कंबशन इंजन में। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, सुपर चार्जिंग इज जनरली यूज्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंजन। तो जो सुपर चार्जिंग का जो हम कौन से इंजन में यूज करते हैं? कंप्रेशन इग्निशन इंजन में, स्पार्क इग्निशन इंजन में, या फिर दोनों में, या फिर किसी में भी नहीं। तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स, आंसर ऑप्शन 1 कंप्रेशन इग्निशन इंजन यानी कि CI इंजन। नेक्स्ट है फ्रेंड, विच ऑफ द फॉलोइंग लॉज इज एप्लीकेबल फॉर द बिहेवियर ऑफ परफेक्ट गैस। तो जो हमारी परफेक्ट गैस होती है उसके लिए हम कौन से लॉ यूज करते हैं? पहला है बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, गाय-लुसेक लॉ, या फिर ऑप्शन 4 ऑल ऑफ अबव। तो हमारा सही जवाब है ऑप्शन 4 ऑल ऑफ द अबव। हम जो फॉर्मूला PV इक्वल टू MRT जो यूज करते हैं फ्रेंड्स, वो इन तीनों लॉज को यूज करके ही ड्राइव किया गया है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, टूल लाइफ इन केस ऑफ ग्राइंडिंग व्हील इज द टाइम। जो हमारा ग्राइंडिंग व्हील होता है उसकी टूल लाइफ हम कैसे कंसीडर करते हैं? तो हमारे पास ऑप्शन है बिटवीन 2 सक्सेसिव रीग्राइंड्स ऑफ द व्हील, यानी कि 2 बार जो हम ग्राइंडिंग करते हैं व्हील की उनके बीच का समय। दूसरा है टेकन फॉर व्हील टू बी बैलेंस, जब हम बैलेंसिंग करते हैं। टेकन बिटवीन 2 सक्सेसिव व्हील ड्रेसिंग, 2 बार व्हील ड्रेसिंग करते हैं उनके बीच का समय। टेकन फॉर ए वियर ऑफ 1 mm ऑन इट्स डायमीटर, यानी कि जब 1 mm का वियर यानी कि घिसाव हो जाए। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है? हमारा ऑप्शन सही है ऑप्शन फर्स्ट, बिटवीन 2 सक्सेसिव रीग्राइंड्स ऑफ द व्हील। तो जो व्हील की ग्राइंडिंग व्हील की हम रीग्राइंडिंग करते हैं उनके बीच के समय को हम उसकी टूल लाइफ बोलते हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, ASA सिस्टम जो हमारा टूल का नॉमेनक्लेचर का है उसमें ये हमको दिया हुआ है 8, 6, 5, 5, 10, 5, 10, 15, 2। तो इसमें से हमारा साइड रैक एंगल कौन सा है, कितने एंगल हैं वो हमको बताना है। तो फ्रेंड्स ये है हमारा टूल। तो जो हमारा ASA है यानी ASA सिस्टम है, अमेरिकन सिस्टम जो है टूल नॉमेनक्लेचर का, उसको हम कैसे लिखते हैं? सबसे पहले आता है हमारा बैक रैक एंगल, जो ये वाला है। बैक रैक एंगल कितना हो गया? 8। उसके बाद आया साइड रैक एंगल, साइड रैक एंगल हो गया 6, जो कि हमारा आंसर है, यानी कि तो आंसर है हमारा 6। उसके बाद जो थर्ड है 5, यानी कि थर्ड है हमारा एंड रिलीफ एंगल, ये वाला। और चौथा 5 वो है हमारा साइड रिलीफ एंगल। उसके बाद आता है हमारा एंड कटिंग एज, जो है हमारा 10। और नेक्स्ट आता है हमारा साइड कटिंग एज एंगल, जो कि हमारा 15। और लास्ट में जो 2 mm है वो है हमारा नोज रेडियस। तो फ्रेंड्स ये हमारा टोटल टूल नॉमेनक्लेचर हो गया।
तो इसमें से हमें क्या चाहिए, साइड रेक एंगल। साइड रेक एंगल कौन सा है, जो सेकंड वाली वैल्यू है, यानी कि 6। हमारा ऑप्शन जो सही है वो है ऑप्शन सेकंड। नेक्स्ट है, व्हाट काइंड ऑफ कॉन्टेक्ट कैन बी एस्टेब्लिश्ड फॉर ए लोअर पेयर। तो लोअर पेयर में जो हमारा किस तरह का कॉन्टेक्ट होता है, पॉइंट कॉन्टेक्ट, सरफेस कॉन्टेक्ट, नो कॉन्टेक्ट, या फिर नन ऑफ दीज। तो जो हमारे लोअर पेयर होते हैं उसमें फ्रेंड्स, उसमें हमारी सरफेस कॉन्टेक्ट होती है, और जो पॉइंट कॉन्टेक्ट होती है या लाइन कॉन्टेक्ट वो होती है हमारी हायर पेयर में। तो हमारा सही आंसर है आंसर 2। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, विच ऑफ द फॉलोइंग कैंप फॉलोअर हैज द हाईएस्ट वियर रेट। जो हमारे कुछ कैंप फॉलोअर्स दिए हुए हैं उसमें से सबसे ज्यादा वियर रेट यानी कि घिसाव सबसे ज्यादा टूट फूट किस में होती है। सबसे पहला ऑप्शन है नाइफ एज फॉलोअर, दूसरा है रोलर फॉलोअर, तीसरा है फ्लैट फेस फॉलोअर, और चौथा है स्पेरिकल फेस्ड फॉलोअर। फ्रेंड्स हमारा जो सही आंसर है वो है नाइफ एज फॉलोअर, यानी कि ऑप्शन 1। सो फ्रेंड्स, इसी के साथ हमारा जो आज का वीडियो हम यहाँ पे समाप्त कर रहे हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। होप आपको ये हमारा जो क्वेश्चंस हैं वो पसंद आए और आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये हेल्प करें। आपका जो फीडबैक है वो जरूर हमें कमेंट्स में दें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। फ्रेंड्स, स्टे ट्यून फॉर आवर नेक्स्ट वीडियो। जल्द ही हम एक और वीडियो बनाएंगे इसी तरह का। थैंक यू।